नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में लगातार मिथिला मंच न्यूज की जो मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उस मुद्दे को लेकर के काफी प्रतिक्रिया आ रही है। हम बता दें, मात्र एक हमारे डिस्कशन का करीब 600 से भी ज्यादा एक दिन में व्यूज हुए हैं और इस पर प्रतिक्रिया भी काफी आई है। दरभंगा के शिक्षक लगभग दो भागों में बंट गए हैं। एक वो जो समय पर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जो वास्तव में सिंसियर है, वैसे शिक्षक जो अभी राइजिंग है, यानी कि उन्होंने विगत 4-5 साल से मेहनत करके अपनी एक छवि अपनी गुणवत्ता के आधार पर भी छात्रों के बीच बनाई है और उसे पूरी तरह प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं। तो कई शिक्षक ऐसे हैं जो बोर्ड पर लिख के चले जाते हैं, फिर उनको यह ध्यान नहीं रहता कि उन्हें क्या पढ़ाना, नहीं एक ही लिखा हुआ बोर्ड पर सबों को पढ़ाते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, छात्रों के कैरियर को लेकर के, छात्रों की असफलता में शिक्षकों की भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। हम बता दें, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर दें, हमारे साथ दीपक कुमार हैं, रसायन के विगत 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मुगलपुरा सर्वोदय स्कूल के पास इनका अपना कोचिंग संस्थान है। दूसरी तरफ अमित कुमार हैं जो भौतिकी के शिक्षक है, वो भी 4 साल से पढ़ा रहे हैं और वो भी मुगलपुरा के सर्वोदय स्कूल के पास उनका अपना संस्थान है और काफी मेहनत लगन से पढ़ाते हैं। आप दोनों का स्वागत है, अमित जी और दीपक जी। धन्यवाद मनोज जी। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। अभी आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा विगत 2-3 दिनों में जो चर्चा जो शहर में आ रही है, आपके नज़र में आखिर ये कौन सी चर्चा आपके नज़र में आ रही है, किस बात पर चर्चा हो रही है शिक्षक समुदाय के बीच? अमित जी। हाँ, ये मुझे भी सुनने को मिला है जो शिक्षक समुदाय। सबसे पहले मनोज जी, आपको मिथिला मंच पूरे न्यूज़ चैनल को, उसके सभी सहयोगियों को, ये पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से खास और मेरे एसडीपी फिजिक्स क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये इस तरीके का डिबेट रखा पूरे दरभंगा के बीच में अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ा बात धन्यवाद का है। और दूसरी आपका प्रश्न है, यहाँ पर ये वाजिब प्रश्न है जो से प्रेजेंट अभी विगत कुछ दिनों में शिक्षक समुदायों के बीच एक डिबेट चल रहा है। बहुत तरीके का डिबेट है, इसमें शामिल है जिससे आप भी परिचित होंगे। तो लेकिन ये देखिए, डिबेट कोई भी सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए जिसमें टीचर का पहल भी सकारात्मक है। तो इसमें लेकिन सारा का फोकस एक लास्ट में स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट हो। प्रेजेंट पास्ट ईयर में हम लोग देख चुके हैं 70% रिजल्ट से हम लोग दरभंगा वासी जूझ रहे हैं। पूरा बिहार इस समस्या से ग्रसित है। ऐसा नहीं जो आप ही के जिला में रिजल्ट का ये हर एक जगह है। तो फिर इसके पीछे काउज है, कुछ कारण है जिसको एक पहलू पर ध्यान दे करके नहीं ठीक किया जा सकता। 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें, उस सारे फैक्टर्स को अगर ठीक कर लें तो फिर ये खुद ठीक हो जाएगा छात्रों का रिजल्ट। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात अमित जी ने कही। हमारे साथ दीपक जी। दीपक जी, क्या चर्चा आपने सुना है इस बीच में, एक सप्ताह के बीच में शिक्षकों में एक अलग माहौल आया है? बहुत शिक्षक अपने अपने मुद्दे पर अपने अपने थॉट को लेकर के अपने तरफ यानी कि ग्रुपिंग हो रहा है। क्या खबर आपको मिली है, क्या सूचना मिली है मिथिला मंच के पहल के बाद? दीपक जी। मनोज जी, पहले तो मैं मिथिला मंच के जितने भी लोग हैं, आपसे जुड़े हुए जो भी हैं, जो भी मीडिया के लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। और आप लोग अच्छे डिबेट स्टार्ट किए हैं। लेकिन आपका जो पूछा हुआ प्रश्न सर, ऐसी कोई लॉबी के बारे में तो पता नहीं है कि टीचर लोग गुट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात जहाँ तक कि अभी जो कुछ दिन पहले आप पेपर में हमारे शिक्षा मंत्री माननीय एक न्यूज पब्लिश हो गया था, पता नहीं ये शिक्षा मंत्री का आदेश था या नहीं था, या कुछ मीडिया वालों ने ही ऐसे ही आए हैं। कुछ न्यूज़ था मार्केट में कि स्कूल टाइम में प्राइवेट जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद रखा जाए ताकि बच्चे कॉलेज जाने के लिए इच्छुक हो। सर, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका सर्वे हुआ था। पूरे बिहार के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आप दरभंगा की बात कीजिए, चाहे बिहार के किसी भी कॉलेज की बात कीजिए, सर प्रोफेसर की इतनी कमी है। जहाँ पे 70 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, वहाँ पे 10 दिखा रहे हैं, 15 दिखा रहे हैं। ये हम भी 2 दिन न्यूज़ में पहले देखे थे सर। तो रही बात, कोई टीचर लॉबिंग वॉबिंग नहीं हो रही है, मीटिंग वूटिंग कुछ ऐसा है नहीं। कभी एक आध लोग बैठते हैं, बस उसी चर्चे पे था कि ये क्या नियम है सरकार की, कि सरकार को जब भी कुछ ऐसी मिलती है सरकार बस इसी पे टारगेट कर लेता है। ये तो पॉलिसी की बात है दीपक जी। जो सरकार जब शराबबंदी का कानून लगाई तो शराबबंदी हुआ,
अब जी दहेज सर। प्रथा ये तो सरकार की पॉलिसी है, उसको मानना ही पड़ेगा अंततः किसी न किसी तरीके से, भले ठीक है। लोग पूरे बिहार मैं- के शिक्षा विरोध के लिए, तो मुद्दे की बात है। हमारा ये अभी जो मानना है हमारा, जी आपने कहा, अभी अमित जी ने भी कहा, पूरे बिहार में 70% का रिजल्ट खराब हुआ पिछली बार, लेकिन पिछली 2018 का जो आपको भी इस चीज को उठाना होगा कि जो कॉपी चेक होती है, जो बच्चे लिखते हैं सर, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कॉपी चेक करते हैं। अब साइंस के कॉपी को सर इंग्लिश के मास्टर को दिया जाए चेक करने के लिए, सर इंग्लिश के टीचर क्या चेक करेंगे साइंस की कॉपी को? इसका भी तो रोल है बच्चे का रिजल्ट खराब होने में। निश्चित निश्चित। तो चले हमारे साथ सर discussion ये में ये ये दो- तो हाँ अपने बिहार में इतनी स्थिति गंदा कर दी गई है सर। आप पूरे इंडिया में अपना ही बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे इस टाइप का कभी चीटिंग का वीडियो लाइव कर दिया जाता है कि भाई लोग छत पे चढ़ के चोरी करवा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है भाई? आप शिक्षा नीति को इतना गर्भ तक लेके चले गए हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अपनी शिक्षा नीति इतना नीचे चला गया है, अपने शिक्षा नीति का स्तर इतना नीचा चला गया, क्यों बच्चे आज प्राइवेट दीपक कोचिंग की ओर भाग दीपक जी, रहे हम हैं? बता दें 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले तक बिहार में टॉप करना स्टूडेंट और टीचर गर्व की बात माना करते थे, लेकिन विगत 2 वर्षों में जो टॉपर होता है वो खुलकर नहीं बोल पाता कि हम टॉपर हैं, क्योंकि उनके पास सभी मीडिया पहुंच जाएंगे, उनके पास जांच हो जाएगी। तो ये जो मानसिकता आई है वो क्यों आई है अमित जी? हाँ, आप जरा प्रश्न थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही थी, जरा दोहराएंगे। अमित जी, हमने कहा कि पहले जो होता था कि जो टॉपर होते थे उसके लिए माता पिता, शिक्षक और स्टूडेंट के लिए गर्व का विषय होता था, और वो ठोक के कहते थे वो बिहार के टॉपर है। लेकिन अब जो 2-3 साल में परंपरा, अभी कोई टॉपर बनना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम टॉपर नहीं बने, बस हम पास कर जाए। ये स्थिति जो आ गई है उसके मूल कारण क्या है और उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले रिजल्ट में? देखिए अमित जी, ये जो आपका प्रश्न है ये सही प्रश्न है, और प्रेजेंट डे में टॉपर बनना नहीं चाहता ऐसा कोई नहीं है। जैसे जो लड़के पढ़ते मेहनत करते, वो हर एक लड़के का एम होता है जो हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएँ, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएँ। अगर कोई भी लड़का जो पढ़ता है मेहनत करता है, उसका ये अगर उसको इस एम लेकर कहीं जाता है जो उसको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन टॉप करते कोई एक ही होगा तो उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसकी बात होगी। दरअसल ये बात है प्रेजेंट, ये आपका जो ये आज का विवाद है, वाद विवाद, ये मूलतः शिक्षा पे सुधारात्मक कदम कौन कौन से उठाए जाएँ, इस पे बहस है। तो इसमें हम ये बोलेंगे जो प्रेजेंट में जो शिक्षा में जस्ट फंडामेंटल चेंज जहाँ से किया जा सकता है, जैसे रिजल्ट का ड्रास्टिक चेंज जैसे इस बार 70% है, आप पूरा कल्पना कर लेंगे अगले बार 40% रिजल्ट हो, नेवर कांट बी पॉसिबल, ये नहीं है पॉसिबल। लेकिन अब ये अचानक आप 70 से 40 की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए फंडामेंटल रूप से सरकार को, शिक्षक समुदाय को पूरा सहयोगी रूप से काम करना होगा। अब कहिएगा शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? हम लोगों को एक बीएड में पढ़ाया गया था जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, तो किसी भी टीचर्स को लास्ट में अच्छा से अच्छा वो प्रोवोक कर दे, बच्चे को पढ़ाए, लेकिन एक पाया था टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको बोलते हिंदी में हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में जो आप लोग बोलते हैं उसको व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। मतलब क्लास में अगर जैसे पूरा इसका नाम है आपको पुल अप टॉपिक है, यहाँ कोई बच्चा जैसे अब जैसे कोर्ट पास किया, मैट्रिक पास करके आया दरभंगा, वो यहाँ पर अप्रैल में मई तक एडमिशन, कोई बच्चा जुलाई में ही पढ़ने आता, कोई जून में ही पढ़ने आता, अगस्त तक एडमिशन चलता है यहाँ पे। तो एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, जैसे बच्चे को एडमिशन लेना है इतने तक, तो फिर वहाँ से एक साथ सिलेबस चलता है। अब जैसे कुछ टीचर चाह करके भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, या बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए आपके पास अगस्त में, फिर उसका आप फरवरी में सिलेबस करते हैं पूरा, अगर मान लीजिए जनवरी तक आपको कवर करना है, फिर फरवरी में उसका एग्जाम होगा 11th का, वहाँ से हो नहीं पाता, तो वहाँ से फिर आप आगे भी निकलते हैं सिलेबस कवर। सर यहाँ क्या होता है सर एक मिनट मेरी बात सर रोकने के लिए मुझे खेद है सर। यहाँ सर अपने यहाँ बिहार में ना 11th की जब एग्जाम होती है सर, तो कोई स्कूल मार्च में लेता है, कोई अप्रैल में लेता है, कोई मई में लेता है, कोई जून में लेता है। सर एक आपको सर मनोज पता होगा कि एक बार में 11 का एग्जाम पूरे बिहार में किसी स्कूल में नहीं होता है या किसी कॉलेज में नहीं होता है, सब अपना अलग अलग टाइम फिक्स करते हैं। ये भी एक गंदा नीति है सर, मुद्दा इस पे भी उठनी चाहिए, और सरकार के पास ये भी मुद्दा जाना चाहिए कि अगर 11th का एग्जाम जैसे 12 का एग्जाम आप लेते हैं, एक बार में डेट अनाउंस करते हैं, 11th का भी डेट अनाउंस होना चाहिए। ये नहीं होता है सर, कभी कोई बच्चा हेलो मनोज जी, बोलिए। हम लोग का पासिंग ईयर जिस समय 12 था, मतलब जिस समय हम लोग KS कॉलेज से 12 किए, तो 2 साल का 11, 12, 95, 97 सेशन था।
उस समय लड़के को केयरनेस होती थी, हमको 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, दोनों का पास करना है। अभी बच्चे के मन में रहता है 11th तो पढ़ना है, चलो स्कूल में जाएंगे वहाँ तो पास हो ही जाएंगे, तो 11th ठीक है कर लेते हैं। 11th के प्रति रुझान लड़के का कम है। हाँ खत्म है सर, 11 के प्रति बच्चों का रुझान एकदम खत्म है, खास करके दरभंगा में तो बहुत ही ज्यादा खत्म है सर। 11 तो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, बच्चा यहाँ 11 में आता है बस एक टाइम पास करता है सर। और जिस दिन से दरभंगे के बच्चे में रुझान बच्चे में, आज अगर वो बच्चे हैं तो नहीं आते, फिर वो मैच्योर रहेंगे उसमें खुद रुझान, लेकिन टाइम। अच्छा, हमारा एक प्रश्न ये था, इस पर हमने विस्तृत चर्चा कर दी। औसतन कितने माह में बने स्टूडेंट कब आते उससे नहीं मतलब, एक शिक्षक औसतन अगर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाए तो औसतन 11th का और 12th का अलग अलग कितने माह में जो सिलेबस है वो पूरा हो जाना चाहिए? या मिनिमम सर 10th माह, मिनिमम 10 माह चाहिए पूरे 11 का सिलेबस खत्म करने के लिए, और 10th मंथ चाहिए 12 का खत्म करने के लिए। 10 माह यानी 10 माह? यस सर, 10 माह। 10 माह यानी कि अगर कहें तो 300 दिन, यानी कि 300 दिन में अगर शिक्षक चाहे तो उसको सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए। अच्छा, अभी भी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम कहेंगे, क्योंकि ये शहर में चर्चा का विषय है जब हमने सिलेबस का मुद्दा उठाया है। तो आपने भी कहा है कि बहुत से स्टूडेंट वास्तव में 11th में छात्र गंभीर नहीं होते हैं, बहुत विलंब से आते हैं। तो अगर विलंब से भी आते हैं अगर, तो उनके लिए एक अलग बैच ऐसा होना चाहिए ताकि उनको सिलेबस कंप्लीट कर, उनको तो थ्रू आउट नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो उनको डार्क में नहीं रख करके उनको इस तरह पढ़ाना चाहिए ताकि उनका सिलेबस समय पर हो जाए और उनको भी लगे कि हाँ हम लेट से आए तो हमें ये नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा सिलेबस कंप्लीट लगभग हो जा रहा है। तो इसका तो कुछ पैमाना तो तय करना पड़ेगा शिक्षकों को। अमित जी। जी मनोज जी, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते भी हैं, जैसे बच्चे को बैकअप क्लास के लिए बुलाते हैं बैच में, मैं खुद बुलाता हूँ, और भी जो है बहुत सारे टीचर हमारे जिनको हम जानते हैं वो सारे टीचर्स इसमें आते हैं, बैकअप क्लास करते हैं ये सब टीचर। लेकिन एक्चुअली ये मुद्दा ये है जो आप बैकअप क्लास करके बच्चे में रुझान पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फंडामेंटल चेंज करना होगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इसको बैकअप क्लास करके, ठीक है लड़का आया पढ़ लिया, बैकअप क्लास आप कर दिया, आप पूरा फोकस दे दिए बच्चे को, बच्चे में इंक्लाइनेशन नहीं है तो फिर वहाँ पर दिक्कत होती है। और उसके लिए कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेदार माने, ये बड़ा चर्चा का विषय है। निश्चित तौर पर तो हम बता दें हमारे साथ अहम चर्चा हो रही है। दरभंगा में लगातार जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट का बहुत व्यापक असर बढ़ रहा है और मिथिला मंच न्यूज़ ने यह तय कर लिया है कि इस बार पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए तस्वीर कि वैसे शिक्षक जो छात्रों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं या उन्हें आधे अधूरे सिलेबस कंप्लीट करते हैं या छोड़ देते हैं, और ऐसे बाद में 11th के बाद छात्र दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस मुद्दे पर हमारी चर्चा है और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं दीपक कुमार, रसायन के शिक्षक है जो विगत 5 वर्षों से रसायन पढ़ा रहे हैं और ये सर्वोदय स्कूल के पास जो उनका अपना संस्थान है मदारपुर में और मोगलपुरा में। वहीं दूसरी तरफ अमित कुमार हैं जो भौतिक के शिक्षक है, ये भी 4 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं एसडी फिजिक्स के, और ये मोगलपुरा में ही इनका अपना संस्थान है। अभी दोनों हमारे साथ चर्चा में एक चीज़ और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि इसका व्यापक असर भी छात्रों के बीच में जाता है। ये अमित जी, ये हमने प्रायः देखा है कि पहला चैप्टर टीचर ने स्टार्ट किया, फिर बीच में गैप रखकर 6ठा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में 8वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया। क्या इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं कि अगर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो सिरा प्रारंभ से एक चैप्टर पढ़ाया जाए? ऐसा क्यों होता है अमित जी? देखिए, ओरिजिनल में टीचिंग तो वही है जो जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाए। अगर जैसे इसमें अगर कोई शिक्षक या कुछ भी जैसे अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कहीं पर नहीं ऐसा एजुकेशन हो रहा है, तो उसको तो गलत कुल रूप से हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। जैसे अगर जैसे किसी का जैसे बोलते हैं करंट को पढ़ने के लिए चार्ज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ेंगे तो चार्ज नहीं पढ़ेंगे, करंट नहीं पढ़ सकते, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ के आप पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा तो है ही, ये जनरल ट्रेंड है, हम लोग आप जान रहे हैं, सब वाली बातें अवगत हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, अगर कुछ ऐसा अगर होता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर आए ऑर्गेनिक, तो धन्यवाद बता दें मिथिला मंच न्यूज़ का। निश्चित ये मुद्दा भी काफी अहम है और ये छात्र शिक्षकों के बीच भी चर्चा का विषय है, क्योंकि छात्र लगातार शिकायत करते हैं, अपने ही शिक्षकों के पास शिकायत करते हैं और हमारे पास भी शिकायत करते हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सीधे 7वां 8वां चैप्टर प्रारंभ करते हैं, बीच का चैप्टर गोल कर जाते हैं। उसके पीछे क्या मानसिकता होती है ये हमें भी समझ में आता, लेकिन छात्रों में अविश्वास फैल रहा है। छात्रों के अंदर इस बात को लेकर के विश्वास है कि शिक्षक चैप्टर वाइज गंभीर नहीं होते हैं, शिक्षक किसी भी तरह आधे अधूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए हैं, जिसका व्यापक असर देखा जाता है
और खासकर हम बता दें कि जब एग्जामिनेशन होता है तो जब शिक्षक के पास जाते हैं वो छात्र, तो छात्र कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें इस बात की अब काफी तकलीफ होती है कि अभी तक 70% से ज्यादा शिक्षकों ने अपने छात्रों को सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है कि कौन कौन से सिलेबस हैं और किस सिलेबस, किस चैप्टर से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या इसकी जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए कि नहीं अमित जी? जी हाँ, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन जो भी करा मेरे से, उसमें एक क्वेश्चन बीच में बोले थे जो कई छात्रों को ऐसा लगता है जो क्वेश्चन जो हमको पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सिलेबस से बाहर पूछा गया। पिछले साल का जो क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसमें जैसे A to Z क्वेश्चंस, जो भी सारे क्वेश्चंस थे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर लड़के का अच्छा हो तो वो सारा क्वेश्चन वही लड़का जो एग्जाम दे गया है वो सारा क्वेश्चन बना सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको लड़के को समझदारी का लेवल बढ़ाना होगा, आप उसका वो सब्जेक्ट पढ़ाइए। नंबर 2, टीचर को सबसे पहले यहाँ पर एक जैसे एक वीकली टेस्ट तो संभव नहीं हो पाता है, बोल देते हैं हम लोग करते नहीं है, वीकली टेस्ट संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मंथ्स में 15 दिन पर टॉपिक का जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट बच्चे को रेगुलर वे में करना ही चाहिए। इससे आपका जैसे क्वेश्चन का अगर ट्रेंड पता चलेगा, लड़के में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, बहुत सारा चीज़ हो सकता है इससे। निश्चित। दीपक जी जी आपने सुना प्रश्न तो? जी मनोज जी, मैं सुना मैंने प्रश्न। अभी एक पूछा गया ये प्रश्न कि प्रायः ऐसा देखा जाता है जो टीचर जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट को कहा जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है सिलेबस से बाहर हो गया है, तो क्या छात्रों को एक बार सिलेबस के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए या फिर कितने प्रश्न पूछे जाते किस चैप्टर से? जी नहीं सर, पहले बच्चे को ना सिलेबस के बारे में ही बताया जाना चाहिए कि आपका ये सिलेबस है और आपको इस सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्रेंड बदलते जाता है सर। जब हम लोग बोर्ड एग्जाम दिया करते थे तो उस समय का सिलेबस कुछ और था, कुछ और से क्वेश्चन पूछा जाता था, फिजिकल ज़्यादा रहता था, थोड़ा इनऑर्गेनिक कम रहता था। पहले हम लोग के समय का जो शिक्षण था, आपने भी एग्जाम दिया, हम लोग भी दिए, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता था। आज ऐसे हैं वो सारे पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो हर टॉपिक को चाहता है, जो भी बोर्ड क्वेश्चन सेट करते हैं वो सभी टॉपिक को टच करना चाहते हैं। टीचर को चाहिए कि पूरे सिलेबस को काट सकते हैं। अमित जी अगर कहीं लगता है ऐसा तो आप उनकी बात, हर साल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज होता है। हर साल कुछ बताना चाहिए। हाँ, बच्चे को सर, हाँ टोटल सर, पहला क्लास बच्चा जिस दिन क्लास करे सबसे पहले उसको ये बताया जाए आपको यहाँ तक पढ़ना है जी, आप यहाँ तक पूरा सिलेबस है आपका, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विगत 2-3 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए और 2-3 वर्षों से जिस तरह का क्वेश्चन आया जा रहा है, बच्चों को एक बार क्लियर किया जाए कि इस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, आप इस पर फोकस कीजिए। और हम लोग करते हैं सर, ऐसा नहीं है। हर टीचर चाहता है कि मेरे बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो। जितने उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उससे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं सर कि सभी बच्चों का रिजल्ट हो। हम लोग को अगर एक बच्चे का भी रिजल्ट खराब होता है तो दुख होता है सर, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, और बच्चे पे कोशिश भी करते हैं कि वो पढ़े और सिलेबस पर बताया जाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर रहे हैं अगर सिलेबस बताने का काम, और सिलेबस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उनको कहा जाए, आप मीडिया के माध्यम से ही उनको बताइए कि आप भी ये काम कीजिए। अरे दीपक जी, हम कह के थक गए। हम कहते हैं तो बहुत से टीचर हमसे नाराज हैं और हमारे खिलाफ ही एक मिशन चला दिए हैं और कुछ शिक्षकों को गुमराह करके एक ग्रुप बना रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि 2 भाग में बट गया दरभंगा शिक्षक, सत्य और असत्य पर। जो शिक्षक सिलेबस पूरा करते हैं, जो शिक्षक सिलेबस को अपने छात्रों के बीच ले जाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, कौन कौन से चैप्टर से विगत 10 वर्षों में प्रश्न बतानी चाहिए सर। ऐसे सर एकदम श्योर मनोज जी, बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। अगर बच्चे को सिलेबस पता नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? हाँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। जी अमित जी, आप जो सिलेबस की चर्चा की, इसके बारे में व्यवहारिक रूप से मैं ये बोलूँगा, जिससे हर एक आदमी अगर ये सुनेंगे तो मतलब जैसे टॉप टू बॉटम के लेवल के आदमी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहता है कोई लड़ाई को जीतने के लिए वहाँ के प्रॉपर आदमी सेना नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम, लेकिन नक्शा चाहिए, मैपिंग आपको। तो सिलेबस पूरा मैपिंग करता है पूरा 12th का। अगर मैपिंग आपका सही है, जाना आपको पहाड़ पे है, तो फिर आर्मी को अगर नक्शा नहीं मालूम है तो फिर वहाँ पर आतंकवादी नहीं खत्म हो सकता। आपको नक्शा चाहिए, पूरे मैपिंग का नक्शा है सिलेबस, वो तो जानना ही चाहिए, वो तो बेस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो तो होना चाहिए। अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो ये बहुत गलत है। ये छात्र के हित में नहीं है, शिक्षक के भी हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। तो धन्यवाद। हमारे साथ दीपक जी और अमित जी हैं जो
महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी इस चर्चा का व्यापक असर हो रहा है, क्योंकि सभी इसको यूट्यूब में देखते भी हैं और इसको शेयर भी करते हैं। फिर से हम आपको मनोज जी एक बार पूरा आपको बोलना चाहते हैं, ऐसा डिबेट हम लोग यहाँ विगत और यहाँ ही पर दरभंगा में ही रहे, पले बढ़े, तो आप ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन आपका जो इनिशिएटिव है इसमें इस शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुझान, छात्रों का रिजल्ट समय पर हो, सही से हो, आप लोग प्राय यूनिवर्सिटी में भी आपका करते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी आपका चैनल कई बार बहुत सारा काम कर चुका है, कई बार पुरस्कृत हो चुका भी है, तो आपका ये बहुत अच्छा कदम लगा हमको, आपको बहुत सराहनीय कदम है सर, लेकिन आपका हमारे कदम साथ सराहनीय समस्या ये है सर, आपका कदम बहुत सराहनीय है। ये एक ऐसा चिंगारी आप लगा दिए हैं कि सभी लोग को सुधारना होगा सर, और इसका सीधे बेनिफिट बच्चों को पड़ेगा सर। अच्छा दीपक जी और अमित जी, एक इसका बड़ा जो असर देखा तो, क्योंकि हम तो किसी भी मुद्दे को पूरी तरह निष्पक्षता से रखते हैं, ईमानदारी से रखते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों को खराब लग रहा है और ये शिक्षक जो है सो ग्रुपिंग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं उन शिक्षकों के बीच में। क्या लगता है कि ये सही है और मिथिला मंच न्यूज का जो प्रयास है वो कैसा है प्रयास? नहीं सर, यहाँ सर, हेलो अमित जी बोलिए। हाँ, बोलिए अमित जी। बोलिए दीपक जी। सर, कहा जाता है कि किसी भी देश का चौथा स्तंभ मीडिया को ही माना गया है सर। देश का चौथा स्तंभ आप मीडिया लोग ही हैं, तो आपकी स्वतंत्रता पे किसी तरह का भी कोई आघात ना हो, चाहे कोई आपका अपोज ना करे, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे। अमित जी, अभी इस बीच में जो हमारा मुहिम चला है विगत 10 दिनों से, उसमें कुछ शिक्षकों ने ये हमें मैसेज पहुंचाया है कि आपको क्या ज़रूरत है कि शिक्षा पर बोलने का, कि सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ, छात्र पढ़ते हैं और चैनल कहाँ बोलता है, आप क्यों बोलते हैं, इसलिए शिक्षक वर्ग नाराज है, ये कहना है उनका। कहना है कि आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए और आप अपना काम कीजिए तो ज़्यादा हो जाना चाहेगा, उसको एक लक्ष्य मिल जाएगा सर जी। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए दीपक कुमार रसायन के शिक्षक हैं जो 5 साल से सर्वोदय स्कूल के पास है, और अमित कुमार है भौतिकी के शिक्षक हैं, 4 सालों से जुड़े हुए हैं और दोनों मेहनत करके अपने छात्रों के प्रति ईमानदारी से कार्य करें। और उन तमाम ईमानदारी से कार्य करने वाले शिक्षकों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी एक शिक्षक से, हमारी लड़ाई किसी एक शिक्षक से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई सत्य से है, हमारी लड़ाई छात्रों के हित के है, छात्रों के कैरियर के लिए है और शिक्षकों के सम्मान के लिए है। लेकिन कुछ शिक्षक जो अन्य शिक्षकों के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं और अपने मानसिकता, अपने जो नेगेटिव मानसिकता उसको थोपने का प्रयास करते हैं, ऐसे शिक्षकों को अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि नया जनरेशन जो है, जिन शिक्षकों ने अपने कंधों पर नई शिक्षा की जिम्मेवारी ली है, उनके कंधों पर जिम्मेवारी की इस बात की चर्चा पूरे शिक्षक समुदाय के बीच में करेंगे और एक नया वातावरण तैयार होगा और एक नई दीप जलेगी, जिससे छात्र वेलकम करेंगे कि ऐसे नए जनरेशन के यंग शिक्षक अब एक नए तरीके से छात्र हित में कार्य करेंगे। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद।